हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में। तो एक लंबे गैप के बाद में आज मैं आप सभी के साथ आया हूँ, एक नए सब्जेक्ट में नए क्लास के साथ आया हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है और जो सब्जेक्ट है हमारा वो हमारा ओबीजी सब्जेक्ट है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। इसमें से हम सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और भी जो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे कि आज की क्लास में क्या क्या है। तो फर्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। तो ऑब्स्टेट्रिक होता क्या है, पहले देखिए ऑब्स्टेट्रिक होता क्या है। ऑब्स्टेट्रिक का मतलब होता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस का एक ब्रांच होता है दैट डील्स विथ द प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एंड प्यूपेरियम इंक्लूडिंग न्यूबॉर्न केयर। तो इन सारी चीज़ों को जो डील करता है मेडिकल साइंस में, सारी चीज़ों को डील करना ही क्या हो जाता है, ऑब्स्टेट्रिक होता है। किसको डील करता है, ये प्रेगनेंसी को डील करता है, चाइल्ड बर्थ को डील करता है, प्यूपेरियम जो होता है एक टाइम पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद में, जो 6 मंथ कह सकते हैं या 45 डेज कह सकते हैं। 45 डेज मेनली दिया गया है, एक स्टैंडर्ड डेज जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 45 डेज रहता है। तो और 6 मंथ कई सारे वो किताबों में देखने को मिलेगा। तो इसे कह सकते हैं कि डिलीवरी के बाद में जो 45 डेज रहता है वो प्यूपेरियम स्टेज रहता है, जिसमें क्या हो जाता है कि जिसमें जो प्रेगनेंसी के दौरान जो आर्गन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जो इनलार्ज हो जाते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, तो वो नॉर्मल स्टेज में आते हैं, तो प्यूपेरियम स्टेज में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक में आते हैं। फिर हम गायनेकोलॉजी में देख रहे हैं। गायनेकोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ हेल्थ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या हो जाता है कि इसमें क्या हो जाता है, हम हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। किसके हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे क्या है कि ऑब्स्टेट्रिक में तो हम तो देखें कि प्रेगनेंसी रिलेटेड भी डिसऑर्डर उसमें ऑब्स्टेट्रिक में ही स्टडी करेंगे। प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर मेनली आप ये ध्यान रखिए कि जैसे हमारा एबॉर्शन हो जाता है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएगा, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होंगे, रिलेटेड डिसऑर्डर मतलब इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे एमनोरिया आ जाता है। एमनोरिया का मतलब क्या हो जाता है कि एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये क्या हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो ये गायनेकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव एज। ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोगों को रिप्रोडक्टिव एज नहीं पता होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है, ये ध्यान रखिए कि ये 50 ईयर्स से लेकर के 45 ईयर्स तक रहता है। मतलब 15 से 45 साल का जो ईयर्स होता है, जो एज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज होते हैं। एक पॉइंट और भी है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या है, फादर्स ऑफ ओबीजी। फादर्स ऑफ ओबीजी बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहते हैं कि फादर्स ऑफ ओबीजी कौन है। इसमें देखिए कि ये जेम्स मैरियन सिम्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ध्यान रखिए कि जेम्स, JMS। तो जेम्स में ध्यान रखिए कि जेम्स, आप ध्यान रखिएगा जेम्स में आप जानिए कि क्या है, जेम्स मैरियन सिम्स। ये क्या है कि फादर्स ऑफ ओबीजी है, ये मेनली क्वेश्चन आता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या है, मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी कुछ आप इसमें वर्ड से भी समझ लीजिए कि मिडवाइफरी का मतलब क्या हो जाता है कि मिड का मतलब जो हो जाता है वो विथ होता है। मिड का मतलब क्या हो जाता है, वो होता है विथ। और वाइफरी का मतलब वाइफ होता है, लेकिन यहाँ पर वाइफरी का मतलब जो हो जाएगा वो वोमेन होगा। वाइफरी का मतलब क्या हो जाएगा, वो ओमेन हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ओमेन के साथ में जो रहती हैं उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। हस्बैंड भी रहते हैं तो केयर उतना मतलब वो है, ठीक है, केयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेडिकल केयर जो प्रोवाइड करता है वो क्या हो जाता है, वो मिडवाइफरी में आते हैं। जैसे क्या आ जाते हैं कि जैसे RN आ जाते हैं और फिर ये मिडवाइफरी रजिस्टर्ड नर्स आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, तो RN रजिस्टर्ड नर्स होते हैं लेकिन मिडवाइफरी रजिस्टर्ड नर्स अलग होते हैं, तो ये हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो मिडवाइफरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि मिडवाइफरी की। तो मिडवाइफरी में देखिए इट इज़ अ हेल्थ साइंस, ये हेल्थ साइंस एंड हेल्थ
प्रोफेशनलिस्ट बताया जाता है कि ये एक हेल्थ प्रोफेशनल्स भी है। इसमें प्रोफेशनल इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये जेएनएम वगैरह आ जाते हैं, एएनएम आ जाते हैं, तो क्या ऑक्सिलरी मिडवाइफरी नर्स हो जाते हैं, जनरल मिडवाइफरी नर्स आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं कि ये क्या है, मिडवाइफरी में ही आते हैं। इनका जो रजिस्टर्ड नर्स होता है वो मिडवाइफरी के अंतर्गत ही होता है। तो इसीलिए इसमें बताया जाता है कि हेल्थ साइंस के साथ साथ में हेल्थ प्रोफेशनल्स भी होते हैं, इन विच डील्स प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, प्यूपेरियम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वोमेन थ्रू आउट दियर लाइफ्स, मतलब थ्रू आउट मतलब कंप्लीट इनके लाइफ्स में। देखिए यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है ऑब्स्टेट्रिक में जो है हम रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऑब्स्टेट्रिक्स है, लेकिन मिडवाइफरी में जो है ये थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, थ्रू आउट दियर लाइफ्स होते हैं, मतलब वोमेन्स की जो कंप्लीट लाइफ होती है उनमें जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो मिडवाइफरी में आती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि डील्स करता है प्रेगनेंसी को, उन चाइल्ड बर्थ को, प्यूपेरियम को, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द वोमेन थ्रू आउट दियर लाइफ्स, उनके कंप्लीट लाइफ्स में ये हैंडल्स करती हैं, डील्स करती हैं। ये हो गया। अब देखिए गायनकोलॉजी हम ऊपर अभी पढ़े गायनकोलॉजी। तो गायनकोलॉजी और गायनकोलॉजी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, एंड्रोलॉजी होता है। तो गायनकोलॉजी में क्या करते हैं कि गायनकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में। इसी तरह से एंड्रोलॉजी में क्या हो जाता है कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर स्टडी करते हैं, तो वो क्या किस में आ जाते हैं, एंड्रोलॉजी में आ जाते हैं। अब इसमें दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ये आगे आप भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही आपको क्या रहेगा कि बेनिफिट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा ये। तो इसमें देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब गायनकोलॉजी में क्या है, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें जो प्रोडक्शन जो होता है वो ओवम का होता है, इसमें स्पर्म का होता है। अब नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, इसमें फीमेल गैमिट और फीमेल गोनेट, ये ध्यान रखिए, फीमेल गैमिट और गोनेट। आप सभी को अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता होगा कि फीमेल गैमिट और गोनेट में, ये तो लगभग बता सकते हैं कि 90% लोगों को कन्फ्यूजन ही रहता है कि गैमिट और गोनेट में। तो अब ध्यान रखिए, जो गैमिट होता है, फीमेल गैमिट की यदि बात करते हैं तो वो ओवम होता है, और फीमेल गोनेड की बात करते हैं, फीमेल गोनेड और ग्लैंड, देखिए इसमें सिमिलर आ रहे हैं, नेम में सिमिलर आ रहे हैं, जैसे गोनेड एंड ग्लैंड, लास्ट में एंड करके आ जा रहा है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि जो गोनेड की बात होती है वो ग्लैंड की बात होती है। तो फीमेल ग्लैंड की जो बात होती है, फीमेल ग्लैंड की जो बात होती है वो क्या हो जाए, ओवरी होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गोनेड जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो ओवरी हो जाएगा, ओवरी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें हमारा क्या है, इसमें मेल गैमिट, तो मेल गैमिट हमारा स्पर्म हो जाएगा, और मेल गोनेड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, टेस्टीज आ जाएगा। इसमें जो गोनेड आ जाएगा हमारा वो मेल गोनेड क्या आ जाएगा, टेस्टीज आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। यदि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा जाता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी यदि फीमेल में पूछा जाएगा, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में यदि पूछ लिया जाता है, मेनली जनरल क्वेश्चन ये आएगा कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हम क्या बताएंगे, ओवम बताएंगे। और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बताया जाए पूछेगा तो स्पर्म बताएंगे। देखिए लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा गया है तो यहाँ पर ओवम है, लेकिन स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा जाएगा तो वो स्पर्म है। ये जनरल क्वेश्चन ये है। लेकिन यदि ये पूछ लिया जा रहा है कि स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल प्लेटलेट्स, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, यदि यहाँ पर हम ब्रैकेट में इसीलिए इसको लिख दिए हैं कि इसलिए लिख दिए क्योंकि देखिए स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल यदि पूछ लिया जाता है, भाई लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ये तो फीमेल में हो गया, ओवम हो गया, लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाएगा तो फीमेल में जो है स्पर्म तो प्रेजेंट है नहीं, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट सेल जो होगा फीमेल में जो होगा हमारा क्या होगा, वो प्लेटलेट्स होगा। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं
मेल में, तो मेल में जो होता है स्पर्म प्रेजेंट है बट ओवम प्रेजेंट नहीं है। और ओवम हमारा क्या है, वो लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, लेकिन यहाँ पर ओवम प्रेजेंट ना होने की वजह से लार्जेस्ट सेल इन मेल जो होगा वो न्यूरॉन होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब लार्जेस्ट सेल इन मेल पूछेगा तो न्यूरॉन यदि लिखा जाएगा, और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द मेल पूछा जाए या स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा जाएगा तो वो स्पर्म ही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर हम देखते हैं इसमें क्या हो जाता है, इसमें ओजिनेसिस होता है। ओजिनेसिस का मतलब ही हो जाता है कि ओवम का फॉर्मेशन होना। इसका जो ड्यूरेशन होता है 6 to 8 डेज के लिए रहता है। फिर स्पर्मेटोजिनेसिस होता है एंड्रोलॉजी में। इसमें क्या होता है, इसका जो इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन होता है 61 डेज के लिए रहता है। ध्यान रखिएगा, ये 6 to 8 डेज के लिए रहता है, ये 61 डेज के लिए रहता है। इन दोनों टाइम पीरियड को आप ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट इसमें पॉइंट है लाइफ स्पान ऑफ ओवन। लाइफ स्पान का मतलब ये हो जाता है कि इनका जीवन काल कब तक रहता है, ये कब तक ये अपने आप को जीवित रखते हैं। इस ओवम ये क्या कब तक रखते हैं, 12 to 24 आवर्स के लिए। बहुत सारे बुक में ज़्यादा या कम तो हो सकते हैं, लेकिन ये इस ध्यान रखिए कि बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, इसी को एक्यूरेट टाइम पीरियड बताया गया है कि 12 to 24 आवर्स होते हैं, ये ओवम का लाइफ पीरियड होता है। और इसमें देखते हैं लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म का देखते हैं, ये 48 आवर्स to 72 आवर्स के लिए होते हैं। ये हो गया हमारा एंड्रोलॉजी में। फिर हम देखते हैं लास्ट पॉइंट इसमें है हमारा रेस्पॉन्सिबल हार्मोन इज, मतलब ऐसे कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो गायनकोलॉजी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन है। और ये एंड्रोलॉजी में यदि हम देखते हैं रेस्पॉन्सिबल हार्मोन क्या होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन होते हैं। तो इस तरह से आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो ऑब्स्टेट्रिक गायनकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव एज के बारे में, मिडवाइफरी का डिफिनीशन हमने देख लिया है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा यहाँ पर क्या था, गायनकोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी का जो डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें, ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इन्हीं पॉइंट से क्या हो जाता है, नॉसेट वगैरह में जितने भी प्रिपरेशन, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर हाल में आते हैं। थैंक यू गाइज, ऐसे ही आप सभी के लिए क्लासेस में लाता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज।